अब फिजिक्स का सेकंड पार्ट यहाँ से नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताया कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। तो नेचुरल वाइब्रेशन मतलब होता है कि मान लो अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल बोलो या फिर कोई आर्टिकल बोलो, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई आर्टिकल है, ठीक है। उसको तुम थोड़ा सा फॉर एग्जांपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते, चलो सबसे बेस्ट यही पड़ेगा। हम क्या किए, पेंडुलम को वैक्यूम में ले गए, वैक्यूम में ले जाने के बाद पेंडुलम में थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको इस पोजीशन तक पहुंचा दिया, उसका इसको छोड़ दिया। फिर क्या होगा, पेंडुलम ऑक्सीलेटरी मोशन करने लगेगा, ये इधर की तरफ गया, फिर ये इधर की तरफ आएगा, और ये कब तक कंटिन्यू करता चला जाएगा, इनफिनाइट टाइम तक कंटिन्यू करता चला जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, और हम ये भी मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर कोई फ्रिक्शन होगा तो वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो जब हम इसको फोर्स लगा के छोड़े, तब ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा, कुछ देर बाद ये अपने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करने लगा उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल, तो ये नेचुरली अपने आप वाइब्रेट कर रहा है, तो अपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, इसी को कहा जाता है नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो नेचुरल वाइब्रेशन का। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्ड पीरियोडिक वाइब्रेशन हम लिखवाएंगे, तो पीरियोडिक मतलब समझ जाना है कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में हो रहा है, या फिर वो रिपीट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रिपीट कर रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में लिखो इसका नेचुरल वाइब्रेशन। देखो उतना ही हम लिखवा रहे हैं जितना तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल वाइब्रेशन में लिखोगे द पीरियोडिक वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी in the absence of any external force, in the absence of an external force on it, in the absence of any external force on it, is called a natural vibration. ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो कुछ भी एग्जांपल हो सकता है कोई भी बॉडी पे, ठीक है। तुम पहले फोर्स लगा के छोड़ दिए, उसके बाद ये अपने वाइब्रेट करने लगा, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, उसको कहते हैं हम लोग, हाँ अगर वो वैक्यूम में है तो, ठीक है, तभी उसमें नेचुरल वाइब्रेशन हो सकता है, वरना डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर अभी तो आप लिखवाए कि विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन स्टार्टिंग में तो इसको एक फोर्स दे रहे हैं ना। देखो ये ध्यान रखना, जो तुम फोर्स दे रहे हो उसका, उस फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ मोशन को स्टार्ट करने के लिए हो रहा है, इसको कंटिन्यू करने के लिए तुम कोई एक्सटर्नल फिर से फोर्स नहीं डालते। एक बार फोर्स लगा के तुम छोड़ दिए, तुम कंटिन्यू वे में इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि एक ही बार जो फोर्स लगा रहे हैं बस उसको गिनते नहीं है कि हम इसको फोर्स लगा के छोड़ दिए, वाइब्रेट कर रहा है, करते जाना है। लेकिन अगर इसको हम टाइम टू टाइम फोर्स देते रहते तब वो फोर्स वाइब्रेशन के एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम सिंस फोर्स कंटिन्यू नहीं दे रहे हैं, एक बार लगा के छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया तुम्हारा नेचुरल वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी चीज होगा, कोई भी बॉडी, तुम उस पर फोर्स लगा के वैक्यूम में तुम उसको छोड़ दो तो वो वाइब्रेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो अपने नेचुरल वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। फिर कुछ कुछ टर्म्स हम लोग देख लिए थे, एम्पलीट्यूड जानते ही होगे, ये सब टर्म रिलेटेड टू साउंड है, कुछ कुछ टर्म है जान लो। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टर्म आता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। मेनली इसको स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle, the maximum displacement of a particle from its mean position, from its mean position is called amplitude, is called amplitude, ठीक है। मेनली इसको कभी कभी हम लोग स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, मीटर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, तो इसका ऐसा यूनिट लिख दो कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो अगर तुमको कभी कभी क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा तो तुम उसका यूनिट देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो असल में क्या है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है, वेवलेंथ है, तो उसको डिफाइन कर सकते हो।
तो लेकिन उसका SI यूनिट क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग टर्म पढ़े होगे टाइम पीरियड वगैरह। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो तुम लोग जान रहे होगे टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, लिखो टाइम पीरियड की डेफिनेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट one oscillation, one oscillation, the time taken by a particle to complete one oscillation is called time period। ठीक है, तो टाइम पीरियड का तो यूनिट तुमको पता ही होना चाहिए, उसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, उसका एसआई यूनिट इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या, इस केस में टाइम कांस्टेंट कर दिया, मतलब एक सेकंड में कोई कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, कितना बार ऑक्सीलेट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड का ऑपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t लिख रहे हैं ना इसको, और ये बताता है कि एक सेकंड में कितना वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन, the number of oscillation or vibration of a particle in 1 second, of a particle in 1 second। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट कर दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, 1/सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। 1/सेकंड से सेकंड को ऊपर लेके आओगे तो सेकंड इनवर्स लिखोगे इसका यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, इसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है HZ। ठीक है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो इसको। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय S, S इनवर्स और हर्ट्ज, इसको HZ कहते हैं। अच्छा, फिर उसका आएगा नेक्स्ट वर्ड आएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, तो देखो वेवलेंथ क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेव है। ठीक है, तो मेनली अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे, देखो मेनली हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम नहीं बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तुमको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है। मान लो अगर तुम जाने को, अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाने को पॉजिटिव मानते हो, अगर तुम इधर से इधर गए तुम इसको पॉजिटिव मानते हो, तो अगर पार्टिकल बैक साइड जाएगा तो तुमको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ही प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पेंडुलम इधर से इधर गया, मान लेते 2 मीटर गया। ठीक है, बैक से मान लेते 2 मीटर गया, तो 2 मीटर तक यहाँ पे गया, तो जाते समय ऐसा स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे वो वापस आया तो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके -2 और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा -2। समझ में, तो ये कैसे ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या तुम्हारा रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये वेव ऐसे ही जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो पहले यहां से लेके यहां तक गया, अभी एक ऑक्सीलेशन नहीं हुआ है, यहां से लेके यहां तक गया तो पॉजिटिव में 2 गया, अब यहां से लेके यहां तक वापस आया तो नेगेटिव में 2 गया, अब फिर इधर की तरफ जाएगा ना। ठीक है, फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर इधर की तरफ आएगा, तो पेंडुलम में तो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसलिए ऐसे ग्राफ आ रहा है। मेनली फर्दर ये आगे करके जाएगा ऐसे करके, इसका भी फर्दर ऐसे करके पॉजिटिव आएगा, फिर फर्दर नीचे आएगा नेगेटिव आएगा। तो मेन मकसद क्या है, वेवलेंथ क्या है, तो ये जो दिख रहा है ये इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है माउंटेन का टॉप। ठीक है, नीचे भी देखोगे तो नीचे भी ये पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉट। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो बस इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख दो, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ लिखो। वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, wavelength, it is the distance between two consecutive crests, it is the distance between two consecutive crests or trot, it is the distance between two consecutive crests or trot, it is mainly represented by lambda। इसका भी यूनिट मीटर ही होगा, ध्यान रखना, लैम्डा है तो मीटर में रहेगा नैनोमीटर। ठीक है, यूजुअल यूनिट रहेगा नैनोमीटर वगैरह में। ठीक है,
ये ग्राफ बना लो, ग्राफ को काम नहीं देगा, ठीक है। ग्राफ से बहुत सारा चीज कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोलेगा लैम्डा क्या है बताओ, ठीक है। तो ये उसके पहले वाला पार्ट नहीं बताया था, जब इको चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये असल में क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये हो जाता है एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना। तो ग्राफ नोट करना चाहो नोट कर लो उसको। चलो अब जो मेन चीज उनको पढ़ाना था, क्यों क्यों इसमें ये सब क्यों पढ़ा है, तो ये देखो जनरल टर्म है, ये जानना बहुत जरूरी था तुम लोग के लिए। जनरल टर्म इसलिए हम बता दिए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देख लो यहाँ पे। अब मेनली इसका डेरिवेशन आया था, कभी डेरिवेशन नहीं मतलब इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के सिंपल पेंडुलम के केस में। अगर हम इस सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तुम लोग रटे होगे, जब क्लास 9 में होगे तब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। यहाँ पे क्या क्या टर्म इस्तेमाल हो रहा है तुम लोग जानते होगे। पाई तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ये वैल्यू निकाला गया है। एल मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसको तुम इफेक्टिव लेंथ भी कहते हो, एक ही बात है। और जी मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस, तो इस पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, होता है। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, 1 बाय, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाय 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर जी बाय एल लिखना पड़ेगा। तो इसको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ये मेनली किस केस में था, अगर तुम्हारा एक पॉइंट क्लैम्ड है और एक पॉइंट फ्री टू वाइब्रेट है, तो उस केस में ये रिलेशन आता है। मान लो कि मेरे पास दो पेंडुलम दिया हुआ है, तो अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करते हैं। मान लेते हैं पेंडुलम ए है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, सिमिलरली पेंडुलम बी होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ बी। तो 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ बी क्या होगा, 1 बाय 2 पाई रूट ओवर। अच्छा एक बात बताओ, अगर पेंडुलम ए है तो उसका लेंथ L1 होगा, LA होगा। ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है ना, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, LB लिख देते हैं डिवाइड बाय जी। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर जी बाय एल बी, यहाँ पे एल ए है, ठीक है। अगर इसको और इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पेंडुलम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर जी बाय एल ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर जी बाय एल बी। तो 1 बाय 2 पाई 1 बाय 2 पाई कट गया। अच्छा रूट जी अंदर में अभी रूट जी कट गया, तो ये ऊपर क्रिस क्रॉस मतलब ये फ्लिप करेगा। तो एफ ए बाई एफ बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर एल बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एल ए हो जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया। या फिर तुम इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ बी बाई लेंथ ऑफ ए। तो ये रिलेशन कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है कि मेरे पास दो पेंडुलम है, एक का लेंथ मान लिया 10 दे दिया। मान लो कि एक पेंडुलम है जिसका पेंडुलम ए का लेंथ दिया हुआ है 10, पेंडुलम बी का लेंथ दिया हुआ है एल बी दिया हुआ है मान लेते हैं 40। बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ए इज टू एफ बी। चलो सबको निकाल के बताओ कितना होगा, एफ ए इज टू एफ बी क्या होगा। तो एफ ए इज टू एफ बी करने के लिए क्या करोगे, एफ ए बाई एफ बी विल बी इक्वल टू डालोगे रूट ओवर एल बी। तो एल बी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, एल बी बाई एल ए डालोगे। तो एल बी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 40 डिवाइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट बोर्ड में सवाल पूछा गया है इसलिए तुमको ये बता दी। ये वाला को नोट कर लो, ये डेरिवेशन कैसे हुआ। चलो नोट करो उसको।
सर वहाँ 1/TA ना होगा FA में। हाँ वहां पे TA होगा, वो ठीक है, वो समझ लो। हो गया, नोट कर लिया? ठीक है, चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट एक चीज और देख लो इसमें कि कभी कभी होता क्या है, जैसे ये किस किस के लिए वैलिड होगा, तो ये वाला तुम्हारा ऑर्गन पाइप के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ऑर्गन पाइप मतलब हो गया तुम्हारा जिसमें विंड पाइप, फ्लूट देखे हो, और एक और जो होता है ना जो सहनाई वगैरह होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है लेंथ पर डिपेंड करता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, तो सेम रिलेशन उसमें भी वैलिड होगा। तो इसको लिख लो, ये हो गया तुम्हारा पेंडुलम के लिए, ये वैलिड था पेंडुलम के लिए। नेक्स्ट लिखो ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप मतलब हो गया विंड पाइप, जिसको तुम मुंह से बजाते हो, जैसे फ्लूट हुआ, ठीक है, सहनाई हुआ, या फिर ट्रम्प हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप के लिए यही होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। फॉर ऑर्गन पाइप, for organ pipe such as flute, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। इसका मतलब क्या होगा, FA by FB बराबर क्या होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ B by लेंथ ऑफ E, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इसका भी रिलेशन हो गया। ऑर्गन पाइप जैसे सच एज फ्लूइड। देखो अब क्या है, नेक्स्ट आया तुम्हारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी तुम्हारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, नोट कर ले इसको, ठीक है। तीसरा, सेम तो हाँ सेम ही रहता है, भाई तो बोल रहा सेम रहेगा। तीसरा केस आता है तुम्हारा जब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, तीसरा केस आएगा फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो FA by FB will be equal to LB by L, इनवर्स हो गया, लेंथ का इनवर्स हो गया। फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लो कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में क्या होता है, देखो दोनों एंड उसका क्लैम्प्ड रहता है, ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे गिटार ले लो, सितार ले लो, दोनों एंड उसका क्लैम्प्ड होता है। क्लैम्प्ड होने का मतलब क्या, दोनों एंड फिक्स होता है। तो पहले देखो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स ऑन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितना बड़ा ये स्ट्रिंग है। सबसे पहला हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितना बड़ा स्ट्रिंग है। तुम सबसे पहले अगर तुमको कभी भी फैक्टर्स बोले ना, तुम खुद को इमेजिन करो कि लॉजिकली सोचो कि क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो एक गिटार लिए, बहुत कोई गिटार बजाया भी होगा तो उसको पता होगा कि गिटार में एक थ्रेड रहता, जो स्ट्रिंग रहता है वो डिफरेंट लेंथ का होता है, साथ डिफरेंट लेंथ कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका थिकनेस अलग अलग होता है। तो पहली बात तो थिकनेस पे भी डिपेंड, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्यों लेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि तुम कितने एयर कॉलम को तुम वाइब्रेट कर रहे हो, कितने दूरी पे तुम प्लग कर रहे हो स्ट्रिंग को। अगर ज्यादा एरिया वाइब्रेट होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, अगर कम एरिया वाइब्रेट होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले लिखो लेंथ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा लिखोगे थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, जितना मोटा स्ट्रिंग रहेगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, अतः ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग। तीसरा हो गया टेंशन,
तो देखो टेंशन पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के साइड में स्क्रू जैसा रहता है, गिटार के देखो कि साइड में स्क्रू जैसा रहेगा, उसको टाइट किया जाता है। तो जितना ज्यादा टेंशन रहेगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और चौथा फैक्टर होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल क्या चीज का बना हुआ है, ये चार फैक्टर होता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, किस फैक्टर में डिपेंड है, तो चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए, इसका फॉर्मूला होता है F will be equal to 1/2 pi रूट ओवर T बाई पाई R स्क्वायर इंटू रो, जिसको तुम डी भी कभी कभी कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/2 पाई रूट ओवर T। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टेंशन है, ध्यान रखना। ये जो T है यहाँ पे, ये क्या है, टेंशन है, ध्यान रखना, टाइम पीरियड मत समझ लेना, ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। डिवाइड बाय तुम इसको म्यू भी कहते हो, ठीक है। तो म्यू असल में क्या हो गया तुम्हारा, म्यू को हम लोग कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया, मास पर यूनिट लेंथ। मान लेते हैं ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप है ना, देखो ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप है ऑलमोस्ट, ठीक है। मान लो अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, अगर इसका लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है। हाइट कितना यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एल लेना पड़ेगा, लेंथ है। और तुमको ऑलरेडी पता है कि मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इसका क्या हो गया तुम्हारा, देखो तो पाई आर स्क्वायर एल, और डेंसिटी क्या है तुम्हारा टी है। और म्यू बराबर क्या बताया है, म्यू बराबर बताया है मास पर यूनिट लेंथ बताया ना। तो यहाँ पे मास की जगह पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एल इंटू डी डिवाइड बाय लेंथ, क्या है तुम्हारे पास, लेंथ तो एल है ना, तो यहाँ पे एल डालोगे तो ये एल से एल कट गया, यहीं से ये रिलेशन आया था पाई आर स्क्वायर इंटू डी, जहां से इसको लिखे हो। यहाँ पे डी मतलब डेंसिटी बोलो या फिर रो बोलो, रो को भी हम लोग डेंसिटी को मेनली क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रो ही रिप्रेजेंट करो, रो लिख दो, एक ही बात है, डेंसिटी लिखो या फिर रो लिखो। बुक में डी लिखा हुआ है, तुम रो लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में ये रिलेशन कैसे हुआ। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसका दोनों एंड क्लैम्प्ड है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख देना कि whose both ends are clamped, both ends are clamped, तो उस केस में जो रिलेशन आएगा, देखो अलग हो जाएगा रिलेशन। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट, सब चीज तो कांस्टेंट दिख रहा है, अलग क्या होगा, टेंशन अलग होगा, और साथ साथ रेडियस अलग हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वांटिटी देखो, कांस्टेंट क्या हो सकता है, अलग क्या क्या हो सकता है। मान लो कि मेरे पास दो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, रेडियस में फर्क हो सकता है। अच्छा पहले इसको नोट करो, फिर उसका आगे बताओ, पहले इसको यहाँ पे नोट करो, फिर आगे नोट करो। हो गया नोट। चलो हो गया।
देखो अब क्या करते हैं ना, हम लोग मानते हैं कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इतना मोटा है जिसका रेडियस आर ए मान लेते हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई दूसरा स्ट्रिंग है जिसका रेडियस आर बी है, क्या है, मेरा रेडियस आर बी है, छोटा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर टी बाई 2 पाई आर ए का स्क्वायर, रेडियस दोनों का अलग अलग है ना, और इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए हो जाएगा एफ ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर टी डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर बी इनटू रो। देखो दोनों का मटेरियल सेम है, हम ये माने कि दोनों का मटेरियल सेम है, वरना रो में भी फर्क आ जाएगा, डेंसिटी में भी फर्क आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, लेकिन हम मानेंगे दोनों सेम मटेरियल का है, तो इसीलिए अब इसका अगर रिलेशन निकालेंगे तो बताओ एफ ए बाई एफ बी अगर लिखते हैं तो एफ ए बाई एफ बी बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, अगर मेरा टेंशन सेम, देखो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन पर डिपेंड कर रहा है ना, टेंशन बदली होगा, बदली हो जाएगा, रेडियस बदली होगा, बदली हो जाएगा, तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम मानते हैं कि दोनों का टेंशन सेम है तो इसमें केस लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर, केस 1 लिखो, चलो सबसे पहले केस 1 लिखो, केस 1 में लिखो कि अगर टेंशन सेम है, पहले ये रिलेशन लिखो, पहले ये पूरा यहां से लेकर यहां तक नोट करोगे, तो यहीं तक नोट करना, एफ ए बराबर इतना लिखोगे, एफ बी बराबर इतना लिखोगे, ठीक है, उसके बाद लिखोगे केस 1, केस 1 में लिखोगे, नोट किए, सिर्फ गोल के नहीं, जिसको खाली गोल के बस उसको लिखो। ये बता रहा है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग इतना मोटा है, एक स्ट्रिंग इतना पतला है, यही बता रहा है। तो इसमें हम दो केस लिखवा रहे हैं, पहला केस लिखो अगर टेंशन सेम है, इफ टेंशन इज सेम, इफ टेंशन इज सेम, पहला केस में लिखोगे अगर टेंशन सेम है। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर टेंशन सेम हो जाएगा तो देखो ये वाला अगर एफ ए डिवाइड बाय एफ बी करेंगे 1/2 पाई 1/2 पाई दोनों में कैंसिल आउट हो गया, दोनों का टी कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना ये ऊपर भागेगा ना, ये बाई में है, देखो यहाँ पे, चलो इसको दिखाई देते, देखो 1/2 पाई है रूट ओवर ये है टी डिवाइड बाई पाई आर ए का स्क्वायर इनटू रो डिवाइडेड बाई 1/2 पाई रूट ओवर टी डिवाइड बाय पाई आर बी स्क्वायर इनटू रो, ठीक है। अब कटेगा क्या, 1/2 पाई 1/2 पाई गया, ये टी और ये टी गया, पाई पाई गया, रो रो गया, खत्म हो गया। तो ये रिवर्स में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर बी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म कर दो, स्क्वायर रूट को ले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर बी डिवाइड बाय आर ए। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन आएगा एफ ए बाय एफ बी होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस होगा आर बी बाय आर ए। केस याद रखना अगर टेंशन सेम है तब, लेकिन अगर टेंशन सेम नहीं हो तो हो सकता है रिलेशन अलग हो जाए। दूसरा केस, केस नंबर 2, केस 2 में क्या करेंगे, मान लेते पहला का टेंशन मेरा टी ए है, दूसरे का टेंशन मान लेते मेरे पास टी बी है। अच्छा पहले नोट करो, पहले नोट कर लो, हो गया। देखो मान लो कि दूसरा केस में हम क्या मानते हैं कि पहला का टेंशन टी ए है, दूसरा का टेंशन टी बी है, और दोनों का रेडियस अपने बराबर है। अब दोनों का रेडियस बराबर है तो अगर रेडियस दोनों का आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, तो बताओ एफ ए बाई एफ बी क्या हो जाएगा, एफ ए बाई एफ बी डायरेक्टली लिख देते हैं रूट ओवर टी वन टी ए बाई टी बी, रूट ओवर टी ए डिवाइड बाई रूट ओवर टी बी। समझ में आ रहा है क्या लिखना है, एक ही बात है, तुम लोग काट दोगे, काट पीट दो, यही आंसर आएगा। दिख भी रहा है 1/2 पाई 1/2 पाई कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर दोनों का रेडियस सेम है, रो भी कट गया, तो टी ए डिवाइड बाई टी बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ओवर टेंशन दोनों का। अच्छा अगर टेंशन अलग है रेडियस अलग है तो पहला ही रिलेशन कटेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैंने तुमको केस से ही क्वेश्चन देगा।
समझ में आ गया? नोट करो उसको जल्दी, ये लाइन का नोट करो, टेंशन का रेसिप्रोकल, टेंशन का हाँ केस टू में लिखोगे व्हेन टेंशन इज डिफरेंट एंड रेडियस इज सेम, व्हेन टेंशन इज डिफरेंट एंड रेडियस इज सेम। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है। इसको अगर एल बाई 2 पॉइंट पे यहां पे हम यहाँ पे फोर्स लगा के इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, कैसे करती है, ऐसे करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर तुम फोर्स लगा रहे हो एल बाई 2 लेंथ पे, हाफ पे लगा रहे हो ना, टोटल लेंथ एल है, इसका बीच क्या होगा एल बाई 2, टोटल अगर 4 है तो इसका बीच क्या होगा 2, है ना, तो एल बाई 2 पे अगर इसको हम क्लाइम करके छोड़े तो ऐसे करके बनेगा। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास सेम स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल ही है, लेकिन इस बार एल बाई 4 पॉइंट पे क्लाइम करते हैं। अगर एल बाई 4 पे क्लाइम करेंगे, अगर एल बाई 4 पे क्लाइम नहीं, मतलब एल बाई 4 पे अगर इसको हम फोर्स लगा के छोड़ देंगे तब क्या होगा, ये 2 बार ऐसे करके बनाएगा, एक ऐसे करके और दूसरा ये ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, लेंथ वही एल है, ठीक है। अच्छा इसका एम्पलीट्यूड होगा, कुछ होगा एम्पलीट्यूड इसका यहां से लेके यहां तक, लेकिन इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो थोड़ा कम होगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब तीसरा केस में क्या करते हैं, सेम लेंथ लेते हैं, अब रिवर जैसे एल बाई 4 पर डाले थे, अब यार एल बाई 6 पर डालते हैं। अगर एल बाई 6 पे अगर हम पॉइंट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो यहां पे ये 3 वेव बनाएगा, 1 2 और ये तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में जो होगा, ये जो एम्पलीट्यूड होगा फर्दर और घटेगा, ये एम्पलीट्यूड और घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस केस में देखो, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग कहेंगे एफ। ठीक है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है ऐसा 2 को बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हो जाएगा 2f, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 3f। जो पहला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल रूट। क्या नाम दिया गया इसको, इसका स्पेशल नाम दिया गया प्रिंसिपल रूट। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल रूट, तो इसको बोलेंगे 2f और इसको बोलेंगे थ्राइस ऑफ द प्रिंसिपल रूट। ठीक है, अगर ओवरलैप की बात करें तो ये पहला है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन की अगर बात करेंगे, एक टोन बना उसका देखा और टोन बना, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। अगर ओवरटोन का नाम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। और फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशन देंगे तो जैसे मान लो तो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी था, तो अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देंगे तो a is to b is to 3, a is to b is to c का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहला केस में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1, दूसरा में होगा 2, तीसरा केस में हो जाएगा 3। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो यहां पे लिखोगे ये फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, नोट करो। अच्छा अगर लेंथ पे पूछा था कितना में प्लग किया गया, तो ये l/2 पे, ये l/4 पे और ये l/6 पे। ठीक है, इसको फर्स्ट ओवरटोन पे बोलते हैं या फिर फर्स्ट सब्सिडरी, इसका नाम दिया गया है सब्सिडरी, फर्स्ट सब्सिडरी। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन या फिर फर्स्ट सब्सिडरी भी कह सकते हो। इसको कहेंगे हम लोग सेकंड सब्सिडरी।
हो गया यहाँ तक? यहाँ पे flip कराए थे ना, lead by LA, सबसे पहले कैसे कराए थे? फ्लिप क्यों करवाए थे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड तुमको ऑलरेडी याद है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो फ्रीक्वेंसी करोगे तो 1 बाय टाइम पीरियड करना होगा ना, इसलिए फ्लिप करवाए। और ये होता है FP by FA, तो वो करना कि FA by हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन। हेडिंग डालो नेचर ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन। अब तुम देखो, अगर इसका ग्राफ को तुम गौर से देखोगे, मान लो ये नेचुरल वाइब्रेशन हम कहां पे कर रहे हैं? वैक्यूम में कर रहे हैं। ये उसका ग्राफ है। हम क्या माने 2 मीटर ये ऊपर की तरफ गया, 2 मीटर ये नीचे की तरफ गया, नेगेटिव गया। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं ये ऐसे करके इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यही बताने के लिए कि ये कोई इसका वैल्यू घट नहीं रहा है। देखो असल में हुआ क्या होगा, सबसे पहले वो यहां से लेके यहां तक 2 मीटर गया, तो पहले यहां से लेके यहां तक वो 2 मीटर पहुंचा। ठीक है, और फिर ये क्या किया, 2 मीटर वापस से पहुंच गया, नीचे की तरफ गया। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर 2 मीटर ये इधर की तरफ गया और फिर 2 मीटर ये इधर की तरफ गया। तो ये कंप्लीट हो गया वेव। ठीक है, फिर फर्दर आगे ये कंटिन्यू करेगा ऐसे करके यहां जाएगा। ठीक है, हो सकता है ग्राफ टेढ़ा दिखे, लेकिन टेढ़ा नहीं है, समझ जाना। ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे, तो इससे तो ये इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हम कि ये जो ग्राफ है इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई बढ़ नहीं रहा है, कोई घट नहीं रहा है। नॉर्मली जिस स्टैग्नेंट पोजीशन पे जा रहा है वही स्टैग्नेंट पोजीशन पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट हो रहा है क्योंकि वैक्यूम में काम हो रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन इस पे नहीं लग रहा है, कोई स्ट्रिंग का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो ये जिस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है वो एम्पलीट्यूड से ही वाइब्रेट करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो इसका नेचर कैसे बनाओगे? ऐसे करके ग्राफ बना दो, तो पास स्केल वगैरह होगा, अच्छे से बनाना उसको। मेरा खराब से बना है, तुम अच्छे से बनाओ उसको अच्छे से। कितना दूर तक जाएगा? इनफाइनाइट चलते चला जाएगा, अनंत काल तक। प्रोसेस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। प्रोसेस का कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसे से जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा वेव है, वेव का ग्राफ है कि कैसे गया। देखो पहले 2 मीटर ऊपर की तरफ गया, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर ऊपर, फिर वापस आया तो नीचे गया, 0 तक पहुंच गया, मेन पोजीशन पे पहुंचा, 0 हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव डायरेक्शन में आया तो ऊपर की तरफ गया, वापस 0 तक पहुंचा। ये कंप्लीट ग्राफ है, मतलब एक ऑसिलेशन में ये ग्राफ बनता है। ठीक है, उसी का ही। जल्दी करो उसको, नेचुरल वाइब्रेशन में बस एक ग्राफ बना लेना। ठीक है, सर ये
साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड देखो हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है, पर तुम्हारा ईयर क्या उस रेंज को सुनने लायक है? सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा ईयर उस पर्टिकुलर रेंज को सुनने लायक है तो तुमको ऑडिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा एक पर्टिकुलर रेंज होता है, बताए ना, 20 से 20,000। मतलब अगर एक सेकंड में 20 बार कोई स्ट्रिंग होगा तभी तुमको सुनाई पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा होगा, 20,000 तक अगर हो रहा है एक सेकंड में, तभी तुमको सुनाई पड़ सकता है। तो अगर ये एक सेकंड में 20 बार होगा तो तुमको सुनाई पड़ेगा। तुम रबर बैंड लेके ट्राई कर सकते हो, रबर बैंड का स्ट्रेच करो, नीचे प्लग करो, अगर 20 से ज्यादा होगा तभी तुमको वाइब्रेशन सुनाई पड़ेगा, अगर आस्ते से करोगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड करो डैम्ड वाइब्रेशन। ये वैक्यूम में हो रहा है ना, तो वैक्यूम में रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है, इसीलिए। अगर एयर में होता तो एयर फ्रिक्शन इस पे एक्ट करता, तब ना वो रुकता, लेकिन यहाँ पे तो कोई एयर फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, लिखो डैम्ड वाइब्रेशन। डैम्ड, डैम्ड, DAMPD, डैम्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, ये वाला चीज जो हम लोग वैक्यूम में जाके कर रहे थे, ये क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो घर में क्या है, एयर है, साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा होगा, तो कुछ समय के बाद ये पेंडुलम रुक जाएगा। तुम अगर पेंडुलम को स्टार्ट करके छोड़ दोगे तो देखोगे पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, फिर कुछ देर बाद ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद और भी यहाँ तक पहुंचेगा, और अल्टीमेटली ये रुक जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये मूव कर रहा था तो इस पे एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। हो सकता है कि स्प्रिंग में भी कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ घटने लगेगा। जब इसका एम्पलीट्यूड घटेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ डिक्रीज करता हुआ बनेगा, ऐसे अल्टीमेटली शून्य हो जाएगा, मतलब जीरो। ठीक है, तो यहां से ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे करके बना के दिखा दो, ऐसे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखो डैम्ड वाइब्रेशन, पहले हेडिंग लिखो डैम्ड वाइब्रेशन। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी of decreasing amplitude, of decreasing amplitude, of decreasing amplitude in the presence of a resistive force, in the presence of a resistive force are called damped vibration. In the presence of a resistive force are called damped vibration. ठीक है, तो अब देखो यहां पे तुम डिफरेंस खुद से बना सकते हो। डिफरेंस, रेजिस्टिव फोर्स मतलब इसको रोकने वाला फोर्स इसके डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, इसी को कहता है रेजिस्टिव फोर्स। ये जाना चाहता है इधर, लेकिन यहाँ का जो एयर फ्रिक्शन है, हवा है, वो नहीं जाने देगा। जैसे तुम बाइक बहुत तेज चलाते हो तो क्या होता है, हवा तुम्हारे चेहरे पे बहुत तेज से लगता है, अगर बाइक तुम स्लो चलाओगे तो आस्ते लगेगा। तुम जितना तेज भागोगे, एयर वहां पे जो रेस्ट में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, तुमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। उसके इसमें क्या कहेंगे उसको, एयर रेजिस्टेंस। और वैक्यूम में कुछ नहीं होता, हवा होता ही नहीं है, तो रोकने वाला कौन है, ऐसे ही गाड़ी चल जाता है। और तो वैसे तो जाता है। अगर तुम वैक्यूम में 10 का स्पीड से जाओगे तो 10 का स्पीड से कंटिन्यू चल जाओ। नहीं, पेंडुलम इधर जाते इधर फिर वापस में। पेंडुलम में कुछ पर्टिकुलर वेट भी तो होता है जी, ग्रेविटी एक्ट करेगा ना जी, वरना पेंडुलम को हवा में घूमेगा भी नहीं, ग्रेविटी तो काम करेगा ना जी। ऐसा नहीं कि जा रहे तो जाते हुए चला गया। स्ट्रिंग भी तो है, स्ट्रिंग तो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा ना, मतलब स्ट्रिंग उसको वापस एक जगह पे रोक के रखेगा ना, मतलब अपने से छोड़ के जाने नहीं देगा उसको। ठीक है, डिफरेंस नेचुरल और डैम्ड वाइब्रेशन कर सकते हो खुद से, क्या क्या हो सकता है बताओ, सोचो। डैम्ड वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन में जो डिफरेंस, एक में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, नेचुरल में कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड, और डैम्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, तुम्हारा एम्पलीट्यूड समय के साथ घटेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। ये कंटिन्यू करेगा मोशन में, नेचुरल वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा मोशन में, डैम्ड वाइब्रेशन क्या होगा, अल्टीमेटली रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चलो बात करो,
चलो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे वही इसको पढ़ लो एक बार, नेचुरल वाइब्रेशन डैम्ड वाइब्रेशन। चलो पढ़ो हर्ष, नेचुरल वाइब्रेशन डैम्ड वाइब्रेशन। Natural vibration. The amplitude of natural vibration remains constant and the vibration continues forever. Damped vibration. The amplitude of damped vibration gradually decreases with time and ultimately the vibration सीजेस, द वाइब्रेशन सीज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि समय के साथ वाइब्रेशन इसका घट जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका घटेगा तो वाइब्रेशन घटेगा, जिसके कारण साउंड, देखो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड कोई चीज का होगा उतना ज्यादा उसका लाउड साउंड होगा। ध्यान रखना इस चीज को, समझो, हंसो नहीं पागल जैसे। चौको बांटने लगे। आगे, there is no loss of energy in natural vibration. तो नेचुरल वाइब्रेशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम है तो वहां पे ऐसे भी कोई एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा डैम्ड वाइब्रेशन, In each vibration there is some इन ईच वाइब्रेशन, कस के बोलो, इन ईच वाइब्रेशन देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हर वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें, एक्सटर्नल फोर्स। हीट के तौर पे कैसे एनर्जी लॉस करता है? अब जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा हीट, इसलिए बोला है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है। no external force act on the vibrating body. The vibration are only under the restoring force. In addition to the restoring force, a frictional or damping force act on the body to oppose its motion. Next, The frequency of vibration depends on the size and shape of the body and it remains constant. The frequency of vibration is less than the natural frequency. The decrease in frequency depend on the damping force. हाँ, तो देखो नेचुरल वाइब्रेशन में क्या बोल रहा है, ये जो आर्टिकल वाइब्रेट करेगा वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगा, लेकिन डैम्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे वो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी था उससे थोड़ा और घटते हुए जाएगा और अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। उसका हर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें उसको वाइब्रेट करना पसंद होता है। मान लो जैसे तुम साइकिल चलाते हो, तो साइकिल, जब तुम साइकिल जो जर्क करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, कभी कभी वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है, और जब भी तुम्हारा स्पीड, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी साइकिल का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो उसके इसमें रेजोनेंस होने लगता है, तो साउंड और ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तुम ऐसे समझो सिंपल कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है, मतलब कि उसको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना पसंद है। ठीक है, अभी उसी कंसेप्ट पे आएगा फोर्स वाइब्रेशन। देखो फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, मान लो जैसे यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड घटता हुआ चला जा रहा है। जितना इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर उतना एनर्जी इसको हम देने लगे कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा, ये अपना नेचुरल वाइब्रेशन की तरह ही वाइब्रेट करने लगेगा। जितना लॉस हो रहा है, अगर उस लॉस को हम मेकअप कर दे तो क्या होगा, ये जिस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था वही एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, तुम कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करते रहोगे। देखो कभी तुम लोग देखे होगे, वो क्लॉक देखे होगे ना, एक क्लॉक होता है घंटा घर वाला क्लॉक, वहां पे क्या होता है, ये हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीलेट करते रहता है, ये इधर की तरफ जाएगा, फिर ये इधर की तरफ जाएगा, कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, इसको तो रुक जाना चाहिए था, क्योंकि उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन दिया जाता है। मतलब जितना एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब एयर फ्रिक्शन के कारण जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना भरपाई कर दिया जा रहा है बाय गिविंग सम एनर्जी, तो इसी को कहा जाता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास कोई, वो भी वैक्यूम में नहीं वैक्यूम में नहीं होता, फोर्स वाइब्रेशन जब तुम कर रहे हो तो तुम उसको कहीं पर भी करो, क्या फर्क पड़ता है, तुम वैक्यूम में तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तुम नॉर्मल एयर में डाल रहे हो तो एयर उस फोर्स को अपोज कर रहा है, जितना वो अपोज कर रहा है, जितना वो रेजिस्ट कर रहा है, उतना तुम एनर्जी उसको दे रहे हो, तो मेकअप हो गया ना। मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, कोई पर्सन तुमको इधर से खींचा 50 न्यूटन से, कोई ऑपोजिट पे खींच दिया 50 न्यूटन से, क्या होगा, तुम वहीं पे रहोगे। लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारा हाथ दोनों अलग अलग ले जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन तुम वहीं पे रहोगे, है कि नहीं। तो सिमिलरली इस केस में नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जब ये पेंडुलम घूम रहा है, तो यहाँ पे एयर तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, एयर फ्रिक्शन उस पर नेग्लिजिबल जैसा काम कर रहा है, तो ये कंटिन्यू घूमते रहेगा।
इसको कहते हैं हम लोग फोर्स वाइब्रेशन। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी, the vibration of a body which takes place, the vibration of a body which takes place under the influence of an external, which takes place under the influence of an external periodic force, which take place under the influence of an external periodic force acting on it are called force vibration. Under the influence of an external periodic force acting on it is called force vibration. ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस आता है रेजोनेंस का। अब देखो रेजोनेंस होता क्या है, ये वर्ड तुम लोग सुने होंगे रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस समझने से पहले मान लो कि हर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। मान लो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पेंडुलम का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मेरे पास पेंडुलम है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। तुम इस पे फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर फोर्स्ड करके तुम इसको कर दिया 40 हर्ट्ज। देखो मेनली ऐसा ही होता है। मान लो कि कोई बच्चा जैसे स्कूल, बहुत कोई स्कूल जाना पसंद नहीं होता, बच्चे लोग जैसे KG1 क्लास 2 वाले बच्चे लोग को क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग पीट के उसको भगाते हैं स्कूल। अभी ठीक है, अभी चलो अच्छी बात है। तो जो पेरेंट्स जो पीट के तुमको भगा रहे हैं, स्कूल भगा रहा है, तो तुम्हारा मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन पेरेंट्स के फोर्स के कारण तुम पेरेंट्स की बात को मानते हो, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी था 20, लेकिन पेरेंट्स के कारण तुम 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो तुम कैसे जाओगे? तुम जो स्कूल जाते वक्त जो स्टेप्स लोगे वो स्लो स्टेप्स लोगे। मतलब यहाँ पे तुम क्या होगा, तुम्हारा डिक्रीज एम्पलीट्यूड होगा, डिक्रीज एम्पलीट्यूड। मतलब उतना ज्यादा मन से नहीं जा रहे हो, बस जा रहे हो, बस नाम के लिए जा रहे हो, फोर्स किया गया तुमको, रोड पे भी मार के भगा रहा है। हाँ, रोड पे भी पीट के तुमको भगाया जा रहा है। तो तुम क्या करोगे, अनविलिंगली स्मॉल स्टेप्स लेके स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया? तुम क्या करोगे, डिक्रीज एम्पलीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे। इसी को कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन में एक चीज ध्यान रखना कि उस ऑब्जेक्ट या फिर वही पेंडुलम को मन नहीं था इतना पे वाइब्रेट करने का, लेकिन तुमने जबरदस्ती फोर्स करके उसको उतने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करवाया। जब तुम उसको जबरदस्ती फोर्स करके वाइब्रेट करवाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। अच्छा, अब जैसे स्कूल बच्चा जब स्कूल से घर आया तो पेरेंट्स बोले जा तुम खेलो बाहर। ठीक है, तो असल में क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। जब इसका 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इसको वही काम करने को बोला गया जिसमें उसको पसंद है, मतलब इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 20 और इस पर फोर्स लगा के भी 20 हर्ट्ज दिया जा रहा है, तब ये खुशी खुशी जाएगा ना। और खुशी खुशी जाएगा तो कैसे जाएगा, तेजी से भागेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो सब मन का खेल है, देख रहे हो, इसमें भी मन का खेल होता है। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखो एक रिलेशन जान लो, अभी हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे रिलेशन। फिलहाल एक नॉर्मल रिलेशन जान लो। जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस को हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउड होगा साउंड। ठीक है, तो अगर नेचुरल वाइब्रेशन, जितना बॉडी का नेचुरल वाइब्रेशन है, अगर तुम उतना ही फोर्स्ड वाइब्रेशन उस ऑब्जेक्ट पे देते हो तो वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण साउंड लाउड हो जाएगा। इसी फेनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस। और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है, रेजोनेंस का डेफिनेशन बताओ, कंडीशन फॉर रेजोनेंस बताओ, बस और कुछ नहीं। बस जनरल आइडिया तुमको इतना याद रखना है, फोर्स वाइब्रेशन में डिक्रीज एम्पलीट्यूड पे जाएगा, रेजोनेंस पे इंक्रीज एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि उसको वही काम बोला गया जो उसको पसंद है, वही वाइब्रेशन में दिया गया जो वही वाइब्रेशन वो कर रहा है, उसका नेचुरल वाइब्रेशन। तो लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस। अच्छा पहले नोट करना चाहो, नोट कर सकते हो, इसमें क्या नोट करते हो समझाएं। चलो लिखो रेजोनेंस, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन
It is a special case of forced vibration. If the frequency of forced vibration, if the frequency of forced vibration applied on a body, if the frequency of forced vibration applied on a body is equal to the natural frequency, is equal to the natural frequency of the body, then the body vibrates, with an increased amplitude, this phenomena is called resonance. ठीक है, नेक्स्ट देखो कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस. कंडीशन क्या क्या होना चाहिए रेजोनेंस का? It only occurs in forced vibration. पहले बात, it only occurs in forced vibration. दूसरा, the frequency of forced vibration must be equal to the natural frequency of the body. The frequency of the forced vibration must be equal to the natural frequency of the body. क्लियर है यहां तक? देखो एक चीज और देख लो यहां पे ध्यान. अब इसका मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लो मेरे पास जैसे एक पाइप है, पाइप से पानी हम भर रहे हैं बकेट में पानी जब नीचे रहता है तो इसका एक अलग आवाज आता है, पिकुलियर आवाज आता है. जैसे ही ऊपर जाता हुआ जाता है पानी तो इसका अलग आवाज आने लगता है, और ऊपर जाता है तो अलग आवाज आने लगता है. तो तुमसे डायरेक्ट सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ ए पर्सन नोज दैट द टब इज अबाउट टू फिल. क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है, मान लो जब पानी स्टार्टिंग में जब गिर रहा होगा, इस केस में इतना एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं? अच्छा याद करो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर कॉलम था ना. देखो इसमें वन साइड क्लोज्ड है, वन साइड ओपन है, तो यहां पे क्या होगा, जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, जब इसका लेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो आवाज धीमा धीमा आ रहा होगा. जब ये पानी इतना दूर तक भर जाएगा तो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम मात्र इतना दूर तक है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम घटा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैसे आवाज आएगा, श्रिल आवाज आएगा. इसलिए जब पानी बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है तब तुमको पतला आवाज सुनाई पड़ता है और वो आवाज बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, श्रिल आवाज सुनाई पड़ता है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे पूछ सकता है. चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस वाइब्रेशन. तो क्या क्या होता है, चलो इसको लाइन बाय लाइन अंकेश पढ़ो उसको, दूसरा पेज. डिफरेंस बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस वाइब्रेशन, दूसरा पेज. The vibration of a body under an external periodic force of a frequency different from the natural frequency of the body are called forced vibration. The vibration of a body under an external periodic force of frequency exactly equal to the natural frequency of the body are called resonant vibration. रेजोनेंट वाइब्रेशन. तो इसमें यही बताया कि फोर्स वाइब्रेशन में तुम्हारा एक पर्टिकुलर फोर्स करके जो तुम वाइब्रेशन करवाते हो जो कि उसके नेचुरल वाइब्रेशन से मैच नहीं करता है. रेजोनेंस में क्या होगा, फोर्स्ड और नेचुरल वाइब्रेशन मैच करेगा. फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज स्मॉल. The amplitude of the vibration is very large. The vibration of the body are not in phase with the external. और रेजोनेंस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बहुत लार्ज होगा. नेक्स्ट. The vibration of the body are not in phase with the external periodic force. The vibration of the body are in phase with the external periodic force. देखो ये जो वर्ड है फेज विद एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसका मतलब क्या है, मान लो इसका नॉर्मल फेज ऐसा है, तुम फोर्स कर रहे हो, जैसे तुम फोर्स वाइब्रेशन कर रहे हो तो तुम इसके नेचुरल वाइब्रेशन से नहीं ना वाइब्रेट कर रहे हो. हो सकता है कि ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा हो,
तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड घट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ भी वाइब्रेट करने लगता तो क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई कर देगा, इसको क्या करेगा, वो एम्पलीफाई कर देगा। यही रीजन है इसको एम्पलीफाई करने का। This vibration lasts for a very small time after the periodic force has ceased to act. This vibration lasts for a long time after the periodic force has ceased to act. हाँ ठीक है, तो ये वाला क्लियर है। तो ये तुम्हारा मेनली कंप्लीट हो गया। मेनली एग्जांपल्स, सम एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, क्या क्या एग्जांपल आता है, तो रेजोनेटिंग वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम, रेजोनेंस इन मशीन पार्ट, ये सब बस थ्योरी पोर्शन है, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना क्या क्या होता है।